हेलो व्यूअर्स। हेलो व्यूअर्स, सैटरडे प्रॉमिस में हम हाजिर हैं फिर से। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, ऑन डिमांड। हमारे साथ सीनियर डाइटिशियन हॉस्पिटल से है, सिटी बेस्ड हॉस्पिटल है लुधियाना का। वहाँ के सीनियर डाइटिशियन हमारे साथ हैं और हम उनसे आज चर्चा करेंगे किडनी की हेल्दी डाइट को लेके। जो भी हमारे होम्योपैथ्स के पास पेशेंट्स आते हैं, जो डॉक्टर्स पैथोलॉजी पे वर्क करते हैं किडनी को लेकर, उनके लिए बहुत बेहतर होगा। और जो पेशेंट्स भी हैं किडनी के, जो जो इश्यूज उनके हैं, आज उनमें से हम एक इश्यू CRF है, क्रॉनिक रीनल फेलियर। आज हम उसके रिलेटेड ही डॉक्टर हरप्रीत बेदी से बात करेंगे। 16 साल से ये वर्किंग में है और मेरी क्लिनिक पे भी ये वीकली विजिट करते हैं, ऑनलाइन काम भी करते हैं। बहुत काफी एक्सपीरियंस भी है इनका पैथोलॉजी डिजीजेस को लेकर। तो वेलकम डॉक्टर हरप्रीत। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रमिला। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि किडनी की डिजीजेस जैसे बहुत सारी हो गई हैं डॉक्टर हरप्रीत। हाँ जी। और वो पहले देखते हैं कि होती क्यों क्यों है। बहुत डिजीजेज है आजकल, जैसे ट्रांसप्लांट बहुत करा रहे हैं किडनीज, उनका CRF और भी बहुत सारी डिजीजेज है। पहले तो वो देखते हैं उनके रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। देखिए, किडनी डिजीज जो है आजकल बहुत प्रिवेलेंट है, बहुत ज्यादा हम देखने को हमें मिल रही है। सो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो इट मे बी जेनेटिकली हो सकता है। अगर हम देखें, कई लोगों को आजकल हम देखते हैं यूरिन इन्फेक्शंस बहुत होती है। आगे चल के वो भी कहीं ना कहीं जो है इस प्रॉब्लम को स्टार्ट कर सकता है। जो अगर हम देखते हैं, मेनली जो प्रॉब्लम आती है दैट इज बिकॉज ऑफ डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर। ये जो दो चीजें हैं, ये आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। अदर रीजन में भी कई बंदों को स्टोन फॉर्मेशन होती रहती है, एक बार हुआ फिर हो गया, रेकरेंट स्टोन्स बनते हैं। वो भी आगे चल के किडनी डिजीज के लिए एक रीजन बन सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें तो वो है कुछ हमारी गलत मलत पेन किलर्स खाना, ओवर द काउंटर। लोग आजकल देखते हैं भाई चल हॉस्पिटल क्या जाना, केमिस्ट के पास चलते हैं, यार उसमें तो टैबलेट दे ही देनी है। वो जो ओवर द काउंटर गलत मेडिकेशन वो लेते हैं, इवन आगे चल के वो भी किडनी डिजीज को शुरू कर सकते हैं। तो मतलब जैसे आम लोगों में ये है कि पेन किलर ज्यादा खाना वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और पेन किलर किडनी पर भी नुकसान देती है। मतलब बहुत बिल्कुल करती है जी। विदाउट फिजिशियन का रिकमेंडेशन के अवॉइड कीजिए, कोई भी पेन किलर नहीं लेना है। तो व्यूअर्स, इस बात पर खास ध्यान दीजिए, पेन किलर्स को जब तक आपका डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता है तब तक आप प्लीज उसको यूज मत कीजिए। डॉक्टर साहब, बाकी जो हम मेजर हम डिजीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे CRF को, और उसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि उसके सिम्टम्स जो हैं शुरुआती के, वो क्या होंगे? देखो, जो CRF के सिम्टम्स हैं, जो किडनी डिजीज के सिम्टम्स हैं, इसके कोई भी अगर हम देखें तो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स में सबसे जल्दी ये कभी भी पता नहीं चलती। मोस्टली आपको जब पता चलता है तो वो पता चलता है, पेशेंट आता है हमारे पास हॉस्पिटल में, मैडम यूरिया इतना बढ़ गया, क्रेटेनाइन इतना बढ़ गया, कभी पहले बढ़ा ही नहीं था। लेकिन उनको उस चीज के पहले सिम्टम्स आ रहे होते हैं जो वो इग्नोर कर रहे होते हैं, जैसे कि आपको वीकनेस लगना, मसल लॉस होना, आपको देखा जाए तो आपको कहीं ना कहीं स्वेलिंग फेशियल या कहीं ना कहीं लिम्स पे स्वेलिंग आना, आपका बीपी बढ़ते रहना, आपको नोजिया होना, मसल लॉस होना, बंदा कहता है ऐसे ही वेट लॉस हो रहा है, ऐसे ही स्वेलिंग आ गई, वो सब अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स में आता है। इसके अलावा कई बार हम देखते हैं यूरिन में झाग आना। ये तो मोस्टली बंदा कई बार देखता भी और उसको इग्नोर भी कर देता है। कई बार आप खड़े हो, कोई काम कर रहे हो, तो आपकी बैक दोनों तरफ कमर पे पेन निकलना, इवन वो भी एक साइन एंड सिम्टम में ही आता है। किडनी डिजीज कभी भी आप स्टार्टिंग में नहीं आपको पता चलता, एंड स्टेज में ही आपको जाके पता चलता है, जब लेवल्स क्रॉस कर जाते हैं। तभी हमारा जो RFT है वो नॉर्मल आ रहा होता है। हम
कि हम CRF के अर्ली सिम्टम्स जैसे क्या है वो हमें पता लगा। तो पेशेंट्स को जो हम डाइट हमने देनी है नॉर्मल, उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो क्या-क्या उसमें हमने देखना होता है? देखो, सबसे पहले तो हम पेशेंट का प्रोटीन कैलकुलेट करते हैं। ओके। जो नॉर्मली हम कैलकुलेट करते हैं 0.6 टू 0.8 किलोग्राम पर केजी बॉडी वेट ऑफ द पेशेंट। प्रोटीन्स के बाद हमारी आती है किलोकैल्स। अब वो डिपेंड करता है पेशेंट का बिल्ड कैसा है। अगर तो पेशेंट हम कहते हैं भाई वेट लॉस हो चुका है, बहुत अंडर वेट चला गया है, हम उसको मोस्टली यही बोलते हैं कि 45 किलो कैल्स पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम उस बंदे की कैलोरीज को एंड 0.6 टू 0.8 के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल बिल्ड वाला जो भी हमारा पेशेंट होता है उसकी मोस्टली होती है 25 टू 35 कैलोरीज तक हम लेते हैं। जो पेशेंट्स बहुत ओबीज होते हैं, जैसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी वाले हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, कई दफा पेशेंट का वेट 90 केजीज भी होता है, उसको लगता है मुझे तो सिर्फ जी शुगर ही सीगी मैनू था, ठीक है, बट जब लेवल्स आते हैं तो वो पूरे वो नेफ्रोपैथी में एंटर कर चुका होता है। उस केस में हम अगर लेते हैं तो वो लेते हैं 20 टू 30 किलो कैल्स पर केजी ऑफ द बॉडी वेट। ओके। इसके बाद अगर हम देखते हैं फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बिल्कुल। तो नॉर्मली जो हम फास्फोरस कैलकुलेट करते हैं पेशेंट का वो आता है 5 टू 10 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से। फिर हमारा आ जाता है सोडियम, दैट इज 1000 टू 3000 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। सारा कुछ पेशेंट के वेट के इधर उधर ही हम लेके चलते हैं। उसके बाद हमारा आता है कैल्शियम, दैट इज 1200 से लेके 1600 तक मिलीग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से। ये पर डे का है? हाँ जी, ये पर डे का है। ठीक है। अब पोटेशियम लेवल्स का क्या करते हैं उसमें, अगर बढ़ता है या कम करता है उसमें? जैसे हमारे पास पेशेंट आ गया हाई पोटेशियम के साथ, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है एक लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस में हम पेशेंट को ये समझाते हैं कि जो उसने सब्जी खानी है उसने कैसे बनानी है। लो सोडियम लो पोटेशियम फ्रूट्स हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। लीचिंग प्रोसेस में कैसे बनाना है, सब्जी को काटना है, गर्म पानी में भिगोना है, फिर प्रोसेस रिपीट करना है, ये सारा कुछ हम पेशेंट को अकॉर्डिंग इंडिविजुअलाइज्ड पेशेंट्स के नीड्स के अकॉर्डिंगली ये प्लान किया जाता है कि किस पेशेंट को हमने कैसे करना है। लीचिंग में बेसिकली हम फूड को ब्लांच करके 2 बारी फिर उसको कुक करने का मेथड होता है, वो बताते हैं। मतलब गर्म पानी में भिगोना हाँ है, जी। निकालना है, फिर दोबारा हाँ जी, फिर करना। उसके बाद फिर आपने तड़का लगाना है। जो भी आपने लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटो हम अवॉइड करते हैं। मोस्टली ऑक्सलेट स्टोन्स भी होते हैं कई पेशेंट्स को, तो उसमें हम पोटेशियम अवॉइड कराने के लिए हम जो लाइकोपीन है इसमें टमाटर को हम थोड़ा अवॉइड करने को बोलते हैं। उसके बाद आप उसमें सब्जी ऐड करो। रेड चिलीज जितना मेरा एक्सपीरियंस है थोड़ा मैं अवॉइड करने को बोलती हूँ। आई प्रेफरेबली से आप काली मिर्ची या फिर आप ग्रीन चिलीज यूज करिए, एज विटामिन सी पेशेंट को अच्छा चाहिए होता है इसमें। ओके। तो कुछ पेशेंट्स, जैसे कुछ पेशेंट्स क्या, मैक्सिमम पेशेंट्स को हमारे पास क्रेट और यूरिया बड़ा होता है लेवल, ना यूरिया लेवल बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, बाकी लेवल्स चाहे फिर भी लेवल में रहे पर ये ज्यादातर बड़े होते हैं, तो उनमें क्या करना है? उनमें हम उनको फिर वही है, पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान होती है। जनरली अगर हम देखते हैं तो हम यही बोलते हैं जो सी फूड है, रेड मीट है, मोस्टली लोग रेड मीट मटन खाते हैं, सी फूड खाते हैं, हाई प्रोटीन चीजें खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं। आजकल का तो हमारा एक लाइफस्टाइल हो गया है कि जी जंक फूड तो आना ही आना है। ये सारी चीजें हम उनको देखो बिल्कुल रोकने को नहीं बोलते हैं, उसको हम लिमिट करते हैं, लेकिन कैसे यूज करना है वो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, कि आपने भाई इतना खाना है, जैसे अब दाल खानी है अगर, तो दाल मैं अवॉइड कराती हूँ रात को। मोस्टली जो प्रोटीन मैं मोस्टली देती हूँ वो होता है हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन। आप उनको स्किम्ड मिल्क ज्यादा नहीं देना, क्योंकि उसका बाय प्रोडक्ट है यूरिया। यूरिया पेशेंट का पहले से बढ़ा हो, तो हम उसको प्रेफर करते हैं भैया आप 50 ग्राम पनीर ले लो बेशक ऑल्टरनेट डेज। अगर वो कर्ड लेता है 100 ग्राम, तो प्रोटीन के अलावा उसमें विटामिन सी आ जाता है जो कि पेशेंट को नीडेड है। मोस्टली एग वाइट वो हम पेशेंट को बोल सकते हैं। दाल अगर लेनी है, दाल को बनाने का ढंग है, आपने दाल को पहले सोक करना है गर्म पानी में, उसके बाद आपने उसको जब बनाना शुरू करना है, कैसे बनाना है सब कुछ अलग। आपने दाल बना ली, उसके बाद जो ऊपर का पानी है उसको आपने निकाल के फिर आपने दाल को पेशेंट को देना है। ठीक है।
जो क्लोराइड लेवल भी कईयों का देखो डिस्टर्ब सबसे होता पहले है। क्लोराइड में आता है सोडियम क्लोराइड, वो है सोडियम नमक। नमक कम। तो सबसे पहले हम नमक पेशेंट का कम करते हैं। तो जो नमक हमने कम करना होता है उसमें हम क्या कहते हैं कि जैसे जो भी पैक्ड फूड है, जो भी जंक फूड है, ये चिप्स हो गए, टोमेटो केचप, सोया सॉस, ये सारी चीजें आर रिच इन क्लोराइड एंड यू मस्ट अवॉइड। लेना है बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेना होता है। कैसे लेना है वो जब पेशेंट इट ऑल डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट। हमने किसी पेशेंट को हो सकता है ज्यादा देना है, किसी को कम देना है, बिकॉज पेशेंट हमारे पास 3 अलग अलग बिल्ड्स के आ रहे हैं, नॉर्मल भी आ रहे हैं, अंडरवेट भी आ रहे हैं और ओबीज भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब गेम प्ले है, ये पेशेंट टू पेशेंट ही हम डिवाइड करते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ और, जैसे मैंने अपने पेशेंट्स में मैं क्या करती हूँ कि जब डायलिसिस होता है जिस दिन, उस दिन मरीज बहुत वीक महसूस करता है ना, उस दिन मुझे होता है कि आज पेशेंट को हाई प्रोटीन दे दीजिए, हैवी प्रोटीन ले ले ताकि वो वीक ना हो, और उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि आप प्रोटीन का लेवल कम कर दीजिए बिल्कुल खाने बिल्कुल में। जी, बिल्कुल जी। तो उसमें कैसे मरीज को समझा सकते हैं कि क्या ले, कितना ले, कैसे ले? देखो उसमें प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो हमारी 0.6 टू 0.8 नॉर्मल चल रही होती है, उसमें हमारी 1.2 पर केजी के हिसाब से प्लान हो जाता है। जिस दिन पेशेंट का डायलिसिस है, इमीडिएटली आफ्टर डायलिसिस पेशेंट को हम थोड़ा हाई प्रोटीन पे रखते हैं। उसमें मोस्टली मैं हॉस्पिटल में आईसीयू में पेशेंट्स को अपनों को वे वाटर दे देती हूँ। डाइट इसमें सीआरएफ के डायलिसिस के सप्लीमेंट्स बहुत आते हैं, बट कई पेशेंट्स बेचारे किडनी डिजीज की वजह से इतना हो जाता है कि उनको लगता है कि पैसे खर्चने भी मुश्किल है। उनके लिए सबसे इजी वे होता है जो मैं पेशेंट्स को देती हूँ, वो है वे वाटर, जिसमें कि आप दूध को फटा के जो छेना वाला पानी निकलता है, मोस्टली जो हम जिसको गिरा देते हैं, आपने वो वाला पानी हम पेशेंट को पिलाते हैं एज एन इमीडिएट प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो पेशेंट का बड़ा होता है, क्योंकि तब कई पेशेंट्स का बीपी ड्रॉप कर जाता है, कई पेशेंट्स को नोजिया होना शुरू हो जाता है। तो जब ये वे वाटर बनाया जाता है, ये वे वाटर हम कैसे बनाते हैं, सिंपल जैसे बच्चों के लिए ओआरएस बनाते हैं, थोड़ा सा चीनी और थोड़ा नमक, बाकी आपने दूध को फटा लिया लेमन डाल के, वो पेशेंट उसको बड़े अच्छे से टॉलरेट कर लेता है। इवन उसको नोजिया तो भी है, डायलिसिस ये पी लेना चाहिए। मैं अपने जो पेशेंट्स मेरे थोड़े हॉस्पिटल में जो आ रहे हैं, जो हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, जो क्योंकि कईयों की पॉकेट नहीं भी अलाउ करती है, सप्लीमेंट्स कॉस्टली होते हैं, उनको सबसे पहले मैं ये देती हूँ, फिर उनको एग वाइट्स दे देते हैं, ऐसे कर करके हमारा फिर वही बात आती है, पेशेंट टू पेशेंट हम देखते हैं किस पेशेंट की कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से। अच्छा, एक और जो बहुत ही मेजर इशू पेशेंट्स का रहता है कि यूरिन आउटपुट कम होता है इसमें ना, सीआरएफ में, जिसकी वजह से सेलुलाइटिस भी होता है, स्वेलिंग भी आ जाती है, ब्रीदिंग अपसेट होती है। तो क्या उसमें यूरिन आउटपुट कम होता है तो उनका वाटर इनटेक, मतलब लिक्विड इनटेक कितना होना चाहिए? वाटर इनटेक, वाटर और टी, मिल्क, एनी जूसेस, एनी अदर लिक्विड आइटम? देखो उसमें क्या होता है, ये भी अगर हम बोल दे भी रफली आप 1 लीटर पानी पियो, 2 लीटर पानी पियो, ऐसा फिर नहीं है। इट इज नॉट अ नॉर्मल डाइट, माइंड इट इज नॉट अ नॉर्मल डाइट। इसमें भी आपका जो वाटर इनटेक है वो आपका आउटपुट कितना रहा, आपने कितना लिया, उसके हिसाब से होता है। अगर मैं आपको सिंपली बोलूं तो आपने ये देखना है कि आपने जितना लिया और जितना निकाला, बैलेंस बॉडी के अंदर राउंड अबाउट 500 ml का रहना चाहिए। सपोज आज आपने 1 लीटर पानी पिया और आपने 750 ml आपको आपको लगा मुझे यूरिन में भी चला गया, ठीक है, गर्मी में स्वेटिंग आई, तो अंदर बैलेंस कितना बचा? 0 हो गया। 250 ml। अच्छा, 1 लीटर पिया, ठीक है, 250 रह गया। 250 रह गया, बॉडी के अंदर कितना चाहिए था? एटलीस्ट 500 ml। तो आज हमने पिया 1 लीटर, तो कल हम आज का जो 250 ml है वो ऐड करेंगे, कल हम पियेंगे 1.25 लीटर। ये डेली की गेम है, आपको कितना पिया, आपको किडनीज ने कितना यूरिन फिल्टर करा, उसके हिसाब से आपका वाटर इंटेक डेली के हिसाब मतलब से जो होता है। आउटपुट आपका 1 लीटर रोज का होता है, 1000 ml आ रहा है, तो आपको 1.5 लीटर पीना है आपको? कुछ नहीं, आपने ये देखना है कि जैसे पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपने ये 2 लीटर्स का बॉटल ले लिया, सपोज आज पेशेंट ने 2 लीटर में पानी में पिया, कल पेशेंट ने 1 लीटर सुसु करा, तो अंदर बैलेंस कितना बच गया? 1 लीटर का, हमें चाहिए था 500। तो आज पेशेंट ने 1 लीटर पी के अंदर बैलेंस 1 लीटर छोड़ा भी है, तो हम कल उसको आधा लीटर पानी कम देंगे।
मतलब डेली का डेली का आपने आपने करना है, मॉनिटर करना रोज का है। मॉनिटर जैसे करना है, हॉस्पिटल में हमारा पेशेंट का डेली इनपुट और आउटपुट हम इसीलिए कैलकुलेट करते हैं कि पेशेंट के अंदर कितना फ्लूइड गया और कितना पेशेंट ने एक्सक्रीट आउट करा। व्यूअर्स, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात पर हमेशा ध्यान रखना। कैलकुलेशन, इट इज मस्ट, है ना, ये मस्ट है। उसी वजह से यहाँ सेलुलाइटिस और जब लास्ट में पानी निकाला जाता है, असाइटिस होता है, तो ये यही रीजंस हमारे ज्यादा रहते हैं। कई दफा पेशेंट्स बोलते हैं कि कभी स्वेलिंग होती है, कभी नहीं होती है। हाँ। वो इसी चीज पे नहीं वो होती यही है, डिपेंड करता क्योंकि है, एक लेमैन ये चीज नहीं समझता। नहीं समझ पा रहा। हमें उसे क्लिनिक में ये समझाना पड़ता है कि आपने ये नोट करना है कि मैंने कितना पिया, कितना निकाला, और ये कितना जो बैलेंस रहा। वाटर इंटेक जो हमारा है, इसमें हमारी चाय, दूध, तरी, एनीथिंग, एवरीथिंग। या ओके, ठीक है। लिक्विड्स में देखिए आप, सारा कुछ काउंट होना है आपका, सिर्फ पानी नहीं होना। इस बात पर भी हम सब ने ध्यान रखना है व्यूअर्स। कुछ और आपको लगता हो डॉक्टर हरप्रीत को जो इम्पोर्टेंट है? प्रोटीन्स का आपने बताया जैसे कि इतना ही लेना है मरीजों को, उसमें भी कुछ खास ये चीजें कि जैसे साबुत दालें हुई या पनीर हुआ, और कुछ? नहीं, देखो प्रोटीन्स में जैसे दालें हैं वो बनाने का ढंग है जैसे, क्योंकि हम पेशेंट को मना कुछ नहीं करते अनटिल एंड अनलेस पेशेंट बिल्कुल एंड स्टेज पे पहुंच गया, क्योंकि प्रोटीन जो है बॉडी का एक बिल्डिंग ब्लॉक है, हम उसको बिल्कुल नहीं रोक सकते। ठीक है, अगर पेशेंट कोई कम से कम वेट वाला भी आता है तो भी 0.6 to 0.8 के हिसाब से 20-30 ग्राम प्रोटीन उसे चाहिए ही होता है। तो वो हम थोड़ा थोड़ा करके ही देते हैं। दाल भी दे दी, कुछ बेसिकली हम कई पेशेंट्स का यूरिक एसिड बढ़ जाता है फॉर एग्जाम्पल, उसमें हम पेशेंट को बोल देते हैं भी पालक नहीं लेनी, टमाटर नहीं लेना, रात को दाल नहीं खानी है, ऑर्गन मीट नहीं लेना है, सी फूड्स नहीं लेने हैं। ठीक है, इसके लिए हम उनको कहते हैं होल ग्रेन्स पे आओ, वेजिटेबल्स पे आओ, क्योंकि उसमें लीचिंग हो चुकी होती है, तो एटलीस्ट वो उनके सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनको बैलेंस में रखता है। इट इज अ विशियस साइकिल अगर हम बोलते हैं तो एक चीज उल्टी पुल्टी हुई नहीं, उसने बाकी सबको हिला देना। ओके, तो यूरिक एसिड का आपने जैसे बोला अगर ज्यादा है तो आपको प्रोटीन्स डाउन करने हैं। आपको सोया प्रोडक्ट्स हो गए, पालक हो गया, गोभी अगर आपने लेनी है तो उसको आपने पहले ब्लांच कर लेना है। आप गोभी लो, उसको आप गर्म पानी में डालो, उसके बाद एटलीस्ट आप गोभी को यूज कर सकते हो इन मॉडरेशन। ये नहीं कि कटोरा भर के खाना। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ घिया तोरी ही खाना है। मोस्टली पेशेंट सोचते हैं भी मुझे किडनी प्रॉब्लम हो गई, अब तो मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज्यादा जरूरी है पेशेंट को यहाँ से बूस्ट करना। अगर पेशेंट का मोराल हाई है, पेशेंट्स मेरे पास ऐसे भी हैं जो मैं जब से हॉस्पिटल में हूँ तब से जिनके डायलिसिस चल रहे हैं, आज भी वो पेशेंट हेल्दी जी रहा है, उसको लगता है मेरा ये पार्ट एक जिंदगी का बन चुका है। वो पेशेंट सब कुछ खाता है बट एक प्लान्ड वे में खाता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग और एवरीथिंग इज बैड, बट थोड़ा थोड़ा हम पेशेंट को खिलाते हैं कि उसको ये ना लगे कि मुझे कोई ऐसी बीमारी लगी है, आधा तो वो टेंशन में मर जाएगा बेचारा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये तो हमारी बात हुई है मेडिकल भाषा में ना, कि सोडियम, प्रोटीन, ये सारा हमारा मेडिकल लैंग्वेज है। जो आम हमारी पब्लिक है उनको ये सोडियम या कैल्शियम या प्रोटीन ये ज्यादा समझ नहीं आता। गूगल भी करते हैं कुछ लोग, तो उसमें भी कुछ लोग उलझ जाते हैं, इसमें तो प्रोटीन ज्यादा बताया, इसमें क्लोरीन भी ज्यादा बता दिया, ये कम खाएंगे या ये ज्यादा खाएंगे, तो वो हमारे इश्यूज हमारे रहते हैं। तो वो हम लेमन लैंग्वेज में अगर बात करें तो कौन सी सब्जी या कौन सी दाल जो अच्छी है और जो अच्छी नहीं है? देखो, देखा जाए तो हर चीज के दो पहलू हैं। अगर कोई चीज अच्छी है तो उसका भी एक बुरा साइड है, अगर कोई चीज बुरी है तो उसका भी एक अच्छा साइड है। फिर बात वही आती है, ये नहीं कि आपने दाल नहीं खानी, नहीं, बैलेंस करनी, समझ गई हूँ। मेरा सवाल ये है डॉक्टर हरप्रीत, जैसे हमने प्रोटीन्स में बोल दिया कि प्रोटीन इतना लेना है, तो प्रोटीन कौन कौन सी डाइट में? मोस्टली प्रोटीन होता है हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन, जिसमें हम पनीर थोड़ा ऑल्टरनेट डेज पे 100 ग्राम या 150 ग्राम्स ऑफ कर्ड ऑन एन एवरेज अगर हम देखते हैं तो आप 150-200 ml तक दूध स्किम्ड मिल्क ले सकते हैं। ठीक है, अगर इसके बाद आप प्रोटीन्स का देखते हैं तो उसमें आती हैं दालें, वो हम ऊपर दिन में लेंगे। उसके बाद आता है एग व्हाइट्स, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एल्ब्यूमिन आ जाता है, वो मैं पेशेंट्स को रात को एडवाइस कर सकती हूँ। या उसके बाद आता है, अब जैसे सिंपली देखा जाए कई पेशेंट्स को दूध उनको लगता है डाइजेस्ट नहीं हो रहा, हम दूध का फॉर्म चेंज कर देते हैं। जैसे वे वाटर बनाया, आपने पेशेंट को खिचड़ी दलिया दिया, आप पेशेंट को, क्योंकि हमें पता है हमने पानी नाप तौल के देना, हम वो वाला पानी, एक प्लेन पानी है जिसकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है पेशेंट का प्रोटीन कम जा रहा है, तो हम वो पानी की जगह पे वे वाटर उसकी डाइट में
ताकि वो थोड़े में ज्यादा न्यूट्रिशन ले पाए, क्योंकि उसका किडनी फिल्टर जो रेट है हमने वो देखना है कि कितना पानी डाल रहे हैं और कितना निकल रहा है। प्रोटीन्स में अगर हम देखते हैं तो यही गेम है। पेशेंट को हम यही समझाते हैं, भाई आपने लेना कैसे, सब कुछ खाना है, कैसे लेना है, कितना लेना है, बस वो समझो। ठीक है, ये बात हुई थी हमारी प्रोटीन की ना, जो चीजें आ रही हैं। अब हम बात करेंगे कैल्शियम में कौन कौन सी चीजों में है, जो उन्होंने लेमैन की लैंग्वेज में नहीं, ये कैल्शियम कौन सी चीज में है। देखो कैल्शियम देखा जाए तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी आ रहा है, हरी सब्जियां, ठीक है, बट हरी सब्जियां बात आती है अगर पेशेंट का पोटेशियम ज्यादा है तो उसको वो लीच करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैल्शियम नीड्स हमारी कई बारी जो हमारी डाइट्स होती हैं वो इन चीजों में डेफिशिएंट होती है, तो मोस्टली जो किडनी पेशेंट्स को हमें सप्लीमेंटेशन पे डालना पड़ता है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती है, बिकॉज उनकी पैरामीटर्स ऐसे होते हैं कि वो ऐसे शफल कर रहे होते हैं, फाइन। तो जो कैल्शियम अगर हम बोलते हैं हम बोलते हैं मिल्क इज द रिचेस्ट सोर्स, बट मिल्क का बाय प्रोडक्ट आ गया यूरिया, मिल्क को कम कर देंगे हम, कैल्शियम में थोड़े से स्प्राउट्स जैसे चले गए, विटामिन सी भी आ गया, जो आपकी दाल के अंदर थोड़ा कैल्शियम है वो भी आ गया, बूंद बूंद से जैसे सागर बनता है, हम बूंद बूंद से पेशेंट की डाइट बनाते हैं। ये एक तरह से एक गेम है, मजा आता है प्लान करके, बट पेशेंट अगर समझ जाता है कि भाई ये मेरी चीज है जो मुझे रिक्वायर्ड है, पेशेंट को यही लगता है मैं बाकियों से अच्छा खा रहा हूँ, बाकियों से बेहतर होगा, बिल्कुल। तो कैल्शियम, प्रोटीन, और इसके बाद हम पोटाशियम की बात करेंगे ना, तो पोटाशियम में कौन कौन सी डाइट है। पोटेशियम में वही जो मैंने आपको बोला कि लीचिंग प्रोसेस हमने लेना है, ठीक है, लो सोडियम लो पोटेशियम फ्रूट्स लेने हैं, जिसमें बेसिकली हम बोलते हैं एप्पल, पियर, पपाया, पाइनएप्पल या फिर गावा, सेब, बबूगोशा, पपीता, उसके बाद पाइनएप्पल, अनानास या फिर अमरूद, ठीक है, और क्लोराइड भी इसी में चला जाएगा, और यूरिक एसिड के लिए कम हमें करना है प्रोटीन, जो आपने पहले बताया है, बिल्कुल। इसके अलावा कुछ और मेंशन नहीं, इसके अलावा जैसे मोस्टली हम देखते हैं पेशेंट्स अभी दही और लस्सी, ठीक है, आप यूरिक एसिड में दही खा सकते हो पर लस्सी नहीं पी सकते हो, ये एक चीज आ जाती है, बिल्कुल, ठीक है। अब सपोज करो हम पेशेंट को अपन ने देना है राजमा बना के देने हैं किडनी पेशेंट को, तो मोस्टली आपने देखा होगा मम्मा लोग या कोई भी ऐसा पेशेंट है वो बोलते हैं यार मुझे ना तरी तरी डाल दो, बिल्कुल बिल्कुल, जबकि सारा प्रोटीन किसमें चला गया, करी के अंदर। तो हम पेशेंट को ये समझाते हैं कि यार अब जैसे यूरिक एसिड बढ़ गया, काले चने तूने बिल्कुल नहीं खाने, तो आप तरी तरी ले रहे हो तो वो उसी में तो उसको है, लगता है कि मैंने सिर्फ तरी तरी खाई है, लेकिन उसने सब कुछ ले लिया। इसकी जगह पे क्या करना चाहिए था उनको, फाइबर अगर थोड़ा लेना था तो काले चने अच्छे से बॉईल कर दो, राउंड अबाउट 30 ग्राम्स हम एक सर्विंग मानते हैं, रॉ 30 ग्राम्स लिए, वो 100 ग्राम्स तक कुक होके हो जाते हैं, आप उसका थोड़ा सा सैलेड बना लो, थोड़ा चेंज करने के लिए, कभी थोड़ा अनियन डाल दिया, सीड्स निकाल के थोड़ा खीरा डाल दिया, थोड़ा सा लेमन आप डाल सकते हो, क्योंकि इसमें सिट्रस मना होता है, हम ज्यादा सिट्रस नहीं देते हैं। पेशेंट को टेस्ट देने के लिए थोड़ा ब्लैक पेपर डाला, थोड़ी सी सीजनिंग्स जो हर्बल आती हैं हम थोड़ी सी वो डाल देते हैं, पेशेंट उसको रेलिश करता है। पेशेंट को आप उसको ग्राइंड कर दो, आटे के अंदर भून दो, उसकी वो मिस्सी रोटी बन जाती है। तो अगर हम एक ही चीज को पेशेंट को दोबारा दोबारा देते तो समटाइम्स पेशेंट गेट डिसहार्टेंड, भाई मेरे पास वैरायटी खत्म हो गई है खाने के लिए। अच्छा, अभी आपने जैसे बोला कि सिट्रस हम मना करते हैं, है ना, नींबू पानी ना ले पेशेंट, तो अभी हमारे पंजाब में तो शिकंजवी बहुत बनेगी अब गर्मियों में। नहीं, और अगर हम देख ले सेफ साइड, जो तो बेचारा पेशेंट बिल्कुल एंड स्टेज पे है, उसको तो हम मना करते हैं, क्योंकि जो हमारे सप्लीमेंट्स आते हैं हम गर्मी में पेशेंट्स को, मैं अपने पेशेंट्स को वो सप्लीमेंट पे डाल देती हूँ, एटलीस्ट उनका वो जो, क्योंकि उनका वाटर देखो ना, जो उसने नींबू पानी पीना है पहले तो वो एक ग्लास भर के पिएगा, उतने दिन में उसने कितना पानी निकाला हमें ये नहीं पता, बिल्कुल। अब जब उसने लेमन भी डाल लिया, अब बीच में वो नमक भी डालेगा, नमक भी हमने कम करना है, तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि तू ऐसा काम इतना कर कि थोड़ा सा पी ले, ज्यादा नहीं पीना, टेस्ट के लिए, बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक बार हम सिट्रस मना कर रहे हैं, फिर हम साथ में विटामिन सी की उसको बताते भी हैं, क्योंकि इस स्टेज में आके ना पेशेंट्स मोस्टली अनीमिक हो जाते हैं, ओके। तो हम पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि आप फूड के साथ विटामिन सी लो, जैसे अपने फोरफादर्स पहले हरी मिर्ची खाते थे खाने के साथ, दैट इज विटामिन सी ओनली ना, एंड तब कोई किडनी डिजीज नहीं थी, कोई डायबिटीज नहीं था, अभी क्यों, द मेन कल्प्रिट इज आवर लाइफस्टाइल।
बिल्कुल। एक बात और अभी आपने बोला डायबिटीज, तो डायबिटीज पेशेंट्स कई बार बहुत ज्यादा मैंने देखा है जिनकी किडनीज इन्वॉल्व होती है, वहां पर हम मीठा खाना भी मना कर रहे होते हैं, तो वहां पे क्या उसको मैनेज करना है कि देखो डायबिटीज यहाँ भी और पे पेशेंट की काउंसलिंग मस्ट है, क्योंकि पेशेंट इतना तो समझ जाता है कि मेरे को पहले शुगर थी। पेशेंट, एक नॉर्मल पेशेंट बोलता है जी मेरी शुगर का असर आ गया किडनीज पे, बिल्कुल कोई बिल्कुल बोलता है होता जी मेरी शुगर का असर आ गया आईज पे। है। तो ये पेशेंट को समझाना पड़ता है भी भाई अब जिस दायरे में आप आ चुके हो उसमें एटलीस्ट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला सिस्टम आपका है। अगर हम पंजाबी में बोले कहते हैं बहुता खाना नहीं बट थोड़ा छोड़ना नहीं। छोड़ना नहीं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं व्यूअर्स आपके, अगर क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पुट डाउन हियर। आलम बख्शी जी का क्वेश्चन है, इफ somebody take homeopathy medicine of his or her can become a cause of for CRF। आलम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, होम्योपैथी सिम्पलियम को टच करती है, अदरवाइज उसके साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम आलम, इज वाटर बी टेकन एंड हाउ मच? वो डॉक्टर बेदी ने पूरा आंसर कराया उनका। डॉक्टर उपकार किशोर, वेरी गुड, थैंक यू सर जी। संजय आपका कोई सवाल हो? संजय? हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही है जी, आपका कोई सवाल? हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने बोला है पोटेशियम, बोला है प्रोटीन्स, बोला है डाइट में, है ना? और वो किस वेजिटेबल्स या कौन से इंग्रेडिएंट कहाँ पे मिलेगा ये भी बोला है, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी है ये किस तरह से हम ये कर सके, मतलब कितनी कितनी? कितनी कितनी? एक कटोरी खानी है या पूरा बाउल? हाँ, वैसे तो इन्होंने बोल दिया है मैडम जी ने कि कितनी खानी है, लेकिन मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं कि जैसे जिनको डिसीज वो स्टेजेस में आता है, तो एक तो CRF है, तो एक्यूटली नहीं आएगा ये, आते 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 ऐसे महीने सालों लगेंगे, थोड़ा थोड़ा डिरेंज होता चलेगा। तो हमें ये भी फैक्टर होते हैं कि कौन से फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और साइमल्टेनियसली हमारी डाइट जो जो बाहर से जा रही है उसकी बॉडी के अंदर, ये उसको हेल्प कैसे करे। तो जैसे प्रोटीन्स हो गया जो, तो उसकी क्वांटिटी एक्चुअली कितनी होनी चाहिए, कौन से स्टेज में? देखिए ये वही है, जैसे सपोज एक पेशेंट आया, जैसे आप मेरे से अभी पूछ रहे हैं, तो जब आप मेरे पास बैठे हो तो सबसे पहले मुझे आपका वेट कैलकुलेट करना है, आपका वेट कितना है, उसी के बेस पे मैंने आपका प्रोटीन कैलकुलेट कर लिया। अब जब मैंने प्रोटीन कैलकुलेट कर लिया भी आपका डाइट में आपके वेट के हिसाब से 40 ग्राम प्रोटीन मुझे आपका देना पड़ेगा। तो अब वो 40 ग्राम प्रोटीन को मैं बाइफरकेट करूंगी कि इतने प्रोटीन में मुझे हाई बायोलॉजिकल वैल्यू कितना प्रोटीन देना है, जो हमें पनीर दूध से मिल रहा है, इसमें मुझे दाल से ऑन एन एवरेज एक कटोरी दाल, जो हम 30 ग्राम कच्ची दाल लेते हैं वो पक के 100 ग्राम की हो जाती है, तो उसमें हमें 7 ग्राम प्रोटीन मिलता है। हाँ ठीक जी। है जी। हमने क्या करा, दाल जब बनाई ऊपर का प्रोटीन निकाला, थोड़ा सा थोड़ा उसमें रहने दिया, तो वो 4 to 5 ग्राम हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पेशेंट को मैंने एक एग वाइट दिया तो उसमें 33 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आ गया, तो ये उसमें कैलकुलेट हो गया। 100 ग्राम ऑफ कर्ड में मैं प्रोटीन अलग से कैलकुलेट, ऐसे कर करके हम प्रोटीन पेशेंट की डाइट में सेट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप कहते हो कि मैंने तो बहुत अच्छा खाना खाया, मैंने तो बादाम भी खाता हूँ, मैं अखरोट भी खाता हूँ, बट अगर आपने वो इतनी अच्छी चीज सही टाइम पे नहीं खाई, जो फायदा उसने देना था वो नहीं देगा। स्वेटर्स अभी पड़ रहे हैं, आज के 10 दिन के बाद जब गर्मी हो जाएगी स्वेटर नहीं डलना। सो जो चीज जहां चाहिए वो आपको अपने आप सेल्फ नहीं कर सकता पेशेंट, जब तक कि नहीं, उसको मैं खुद को कोई मैं नॉलेज नहीं है। एक बात मैं ये समझना चाहता हूँ
कि मैं यही बोल रहा हूँ कि उसकी एक स्टेज है डिसीज की डेवलप होने की, है ना, कि जैसे उसका क्रिएट लेवल और तो उसका यूरिया लेवल वो ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है, समझ लो, है ना। देखो अगर प्रोटीन उसको लॉस हो रहा है, बहुत सारे पेशेंट में प्रोटीन लॉस होता है ना, और तुम्हारी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी है, तो तुम्हें ये जो लॉस हो रहा है वो भी बैलेंस करना है, बिल्कुल। क्योंकि नेचुरल तो देखो डेली रिक्वायरमेंट मेरा समझो 100 ग्राम्स है, लेकिन मेरा लॉस, मेरी बॉडी नॉर्मल है, किडनी नॉर्मल है, तो वो इतना मैटर नहीं करेगा जितना मैं ले रहा हूँ मेरी बॉडी कंज्यूम कर रही है। बिल्कुल। लेकिन एक्चुअली मेरी बॉडी कुछ प्रोटीन छोड़ दे रही है, मेरी किडनी ठीक तरह से फंक्शन नहीं कर रही है, तो है ना। हाँ जी। तो यही बात कर रहा हूँ कि हम लोग ऐसा प्लान कर सकते हैं ना कि मेरा पेशेंट समझो 100 ग्राम लूज कर रहा है नॉर्मल से, It may तो be because of some autoimmune diseases also, sir. हाँ, अच्छा, नहीं जो जैसे डाइट, हमारे जो डाइट हम लोग, डिजीज होती है ना, उसमें हम कितना भी प्रोटीन ले ले लगता नहीं है। जैसे सार्केडाइसिस में हम देखते हैं लोगों का हाँ एग्जैक्टली, कितना भी प्रोटीन ले रहे हैं पर उसमें वो उतना उनको जमता ही नहीं है, नहीं है वही ना। बात कर रहा हूँ कि तुम्हारी किडनी तो प्रोटीन लॉस कर रही है सब में, हाँ, हम्म, और तुम्हारी अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो तुम्हें सप्लाई भी करना पड़ रहा है, लेकिन वो लॉस जो हो रहा है वो भी कैलकुलेट करना पड़ रहा है ना, वो कंपेंसेट होना चाहिए डाइट में, तभी हम तो पेशेंट्स को यही बोलते हैं कि हाँ उन्होंने जी, हमारे साथ प्रॉपर टच में रहना है। हाँ जी, ठीक है, ये नहीं कि आपने एक बारी डाइट प्लान करा ली तो आपने वही खाते रहना है, क्योंकि आपके जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो चेंज होंगे। अकॉर्डिंगली, राइट राइट, यही ठीक यही है ना, बात मैं तो भी, हाँ, उसके लिए हम पेशेंट को यही एडवाइस करते हैं, ये नहीं कि आपने जो एक बारी ले लिया तो वही चलना है। इट हैज टू बी मॉनिटर्ड प्रॉपरली एट प्रॉपर इंटरवल्स। राइट, बहुत अच्छे, थैंक यू जी। एक क्वेश्चन और आया है हमारा, डॉक्टर उपकार का कि स्टोन 2 महीने से फंसा हुआ है, होम्योपैथिक दवाइयां भी ली मगर स्टोन अपनी जगह से नहीं हट रहा है। सर आज हम सीआरएफ की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्टोन्स। वैसे भी ये आपकी सिटी बात में आप किसी डॉक्टर से मिलिए, नजदीकी डॉक्टर से मिलिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो सर जी ने पूछा है कि स्टोन के बारे में, ये फंसा हुआ है या उसकी ट्रीटमेंट, वो ये आज की टॉपिक जो है ना, पहली बात आज की टॉपिक है डाइट के ऊपर, कि हम्म, वो भी सीआरएफ का, सीआरएफ मतलब ये समझ लेना है कि ये स्टोन के वजह से ही नहीं है, नॉट पैराथायराइड फंक्शन ठीक तरह से नहीं कर रहा है, तुम्हारी किडनी पूरा बायलैटरल कैलकुलस से समझो उसकी फिल्ट्रेशन रेट भी ये हो गई और वो फेल होती जा रही, तो वो कंडीशन अलग है और उसकी ट्रीटमेंट प्रोसेस भी अलग रहेगी, लेकिन हम लोग यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि ये डिसीज के रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो भी डिसीज है हमें मैटर नहीं करेगा, लेकिन हम लोग जो सीआरएफ में पेशेंट जा रहा है जिसकी क्रिएट लेवल बड़ी हुई है, तो उसकी यूरिया ये हुई है, अकॉर्डिंगली हम उसका डाइट प्लान कैसा करें। एक और क्वेश्चन आया है आलम की तरफ से, कैन डायलिसिस बी अवॉइडेड बाय होम्योपैथी। हाँ जी आलम, अगर हम डाइट को सही से रखेंगे और डायलिसिस और साथ में मेडिसिन भी चलेंगी तो धीरे धीरे वो अवॉइड किया कम जा होता सकता है, हाँ। है। एक डॉक्टर, डायलिसिस, डायलिसिस क्यों लगता है, ये अगर हम समझ ले ना, तो डायलिसिस में क्या होता है कि तुम्हारी किडनी जितना फिल्टर करना चाहिए वेस्ट, है ना, नहीं। वो नहीं कर पाती है, और वो जो ब्लड के अंदर वेस्ट जितने ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ता चलेगा, वो टॉक्सिसिटी बढ़ती चलेगी ब्लड की, अगर वो टॉक्सिसिटी बढ़ती चलेगी
तो फिर तुम्हें वो टॉक्सिन्स बाहर निकालने पड़ते डायलिसिस, है ना। अगर तुम्हारी किडनी फंक्शन करने लगती है मेडिसिन की वजह से या डाइट की वजह से, उसके ऊपर डैमेज धीरे से होता है, तो बेसिकली हमें जरूरत ही नहीं है कि डायलिसिस करने की। बिल्कुल। ठीक है, एक क्वेश्चन और है डॉक्टर हरप्रीत आपसे। जैसे हमारे पेशेंट्स किडनी ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, उसके बाद फिर से कई बार बहुत सालों बाद सीआरएफ हो जाता है, उसमें भी सेम डाइट? देखो, वैसे देखा जाए तो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो पेशेंट है स्टार्टिंग के 3-6 मंथ्स ही अपना ध्यान रख पाता है, उसके बाद ध्यान नहीं रखता। उसके बाद सबसे बड़ी गलती यही है कि वो ध्यान नहीं रखते। ओरिजिनल ऑर्गन इज ओरिजिनल, ये उनको बिल्कुल, ध्यान में बिल्कुल, रखना चाहिए। चाहिए। स्टेपिंग स्टोन्स हैं, एक बारी उनको नया लाइफ मिला है तो उनको ये याद रखना चाहिए कि जो मेरे स्टेपिंग स्टोन्स हैं मैं उनके हिसाब से अपनी डाइट रखूं। ये बहुत जरूरी काम है। मेरे कुछ पेशेंट्स में है जो ट्रांसप्लांट करने के बाद दोबारा सीआरएफ आया। प्लीज ध्यान दीजिए, आपको अपनी डाइट हमेशा से ध्यान रखनी है। ये नहीं कि आपने साल भर रखा उसके बाद छुट्टी, नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। हाँ, वो डॉक्टर हरप्रीत भी सेम ऐसे ही बोल रही हैं। प्लीज डाइट का ध्यान रखिए ताकि दोबारा सीआरएफ ना हो। एक और सवाल था, कुछ पेशेंट्स को जैसे हार्ट भी इन्वॉल्व होता है ना, स्टंट्स पड़ जाते हैं इसके साथ, और उनमें भी डाइट सेम या उनमें कुछ हम और फर्क रखेंगे? उनमें देखो, ये डाइट में हम प्रोटीन्स को मेजर रखते हैं, उसमें हम फैट्स को भी देखते हैं। प्रोटीन्स प्लस फैट का ध्यान या फैट्स का हम उनको लो सॉल्ट लो कोलेस्ट्रॉल डाइट पे डालते हैं, ठीक है। वो फिर इंडिविजुअलाइज्ड पर्सनलाइज्ड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड्स के हिसाब से डाइट प्लान होता है। क्योंकि कोई भी डाइट प्लान होना है, हमने जब पेशेंट का एनर्जी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करना है, वो हर पेशेंट के वेट के हिसाब से ही कैलकुलेट होता है। तो उसी हिसाब से हम पेशेंट की जो हार्ट कंडीशन है, LVEF जो उसका इजेक्शन फ्रैक्शन है कितना आया है, पेशेंट का लाइफस्टाइल कैसा है, पेशेंट को कोमॉर्बिडिटीज और क्या क्या है, सारा कुछ इकट्ठा करके फिर उसका एक प्रॉपर डाइट प्लान किया जाता है। जितने भी सीआरएफ के पेशेंट्स हैं, प्लीज डाइटिशियन से मिलिए अपने शहर में, या फिर डॉक्टर हरप्रीत से कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरे क्लिनिक पे भी आते हैं। मेरा नंबर साथ साथ जा रहा है, मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, नहीं तो डॉक्टर हरप्रीत का हम आपको नंबर दे रहे हैं, प्लीज कॉल हर। डॉक्टर हरप्रीत प्लीज अपना नंबर बताइए। या इट्स 9463031925। फिर से प्लीज। 9463031925। आप बात कर सकते हैं, कभी भी मैसेज कर सकते हैं इनको, अपनी डाइट के लिए, अपनी सेहत बेहतर बनाने के लिए। और ये ऐसा सब्जेक्ट है एक सीआरएफ के जिसमें आपको डाइट प्रॉपर हेल्प करती है, जैसे आपको मेडिसिन। डायलिसिस आपका सॉर्ट आउट नहीं है, डायलिसिस होता है साथ में दवाइयां खानी पड़ती हैं। आप ये नहीं कर सकते कि डाइट मैं छोड़ दूंगा। कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि डायलिसिस हो रहा है, यार मैं पकौड़े खाऊंगा। हाँ, ये बहुत पेशेंट, मेरा एक पेशेंट है, वो चिकन पकौड़ा खाऊंगा आज मैं, है ना। तो ये गलत है। प्लीज इस चीजों का आपने ही ध्यान रखना है। आपका शरीर है, आपकी तकलीफें हैं, हम सिर्फ आपको मदद करने के लिए बैठे हैं। तो प्लीज आप अपना ध्यान रखिए। मेजर इशू है आपकी लाइफ का, आपके परिवार को भी आपकी उतनी जरूरत है जितनी आपके शरीर की आपको जरूरत है। थैंक यू डॉक्टर हरप्रीत, थैंक यू सो मच। आज आपने बहुत ही मेजर टॉपिक आज डिस्कस किया हमारे साथ। व्यूअर्स, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कम फॉरवर्ड फास्ट। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग CRF डाइट? चलो हो गया। नहीं आ रहा देख। ओके व्यूअर्स, थैंक यू संजय। थैंक यू जी, बहुत थैंक अच्छा। यू डॉक्टर हरप्रीत। थैंक यू सो मच। फिर Thank कभी you, doctor. दोबारा मिलेंगे डॉक्टर हरप्रीत से। ओके जी, नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं एक न्यू टॉपिक और न्यू डॉक्टर के साथ। टिल देन, बाय बाय।